जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि आपके सीटेट 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सारे सवालों का जवाब इत्मीनान से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और किसका 30 में से 30 सही होता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए हम अपने प्रश्न की सीरीज को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे सामने आपके पास प्रश्न है कि नीचे दिए गए घरों में से, यहाँ घर लिखा है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए, है ना। कह रहा कि नीचे दिए गए कुछ घर है, उन्हें आप विकल्प चुनिए कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से घर बनाए जाने चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि सपाट छत वाले बांस के घर। ऑप्शन बी कह रहा है कि सपाट छत वाले पत्थर के घर, और कह रहा है कि बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या फिर मिट्टी और घास फूस के बने घर, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, जवाब दीजिए। चलिए, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा घर है जो कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र वाले गांव में रहने वाले लोगों के लिए बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ सी सही हो जाएगा, बांस के बने घर, है ना। बांस के घर, जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ पे बांस के घर बनाए जाते हैं, वो भी 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे। कहाँ बनते हैं, आपको याद है हमने आपको जब घरों की विशेषता के बारे में बताया था तो सभी घरों के बारे में बताया था कि कौन से घर कहाँ। तो बांस के बने घर कहाँ मिलते हैं, असम में मिलते हैं, है ना। चलिए, और ढलवा छतें होती हैं उनकी। आइए इस उत्तर की पुष्टि करते हैं। कह रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में के गांव में रहने वाले लोगों के घर बांस के खंभे पर बने ढालू वाले छत वाले घर होते हैं। ये घर मजबूत बांस के खंभों से बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस की मजबूती संरचना के साथ साथ अधिक उपलब्ध संसाधन होती है। घर के अंदर का भाग लकड़ी का बना होता है, जिससे बांस के आधार पर रखा जाता है। अधिकांश गांव के लकड़ी के घरों को जमीन से 3 या 3.5 मीटर की ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर टिकाया जाता है ना। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या फिर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और ये बांस के बने घर आपको कहाँ भी दिखाई देते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, है ना, असम में आपको ये मिलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस महिला वेट लिफ्टर का क्या नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। उस पहला ऑप्शन आपके सामने है वाहिद प्रिज्म, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम, और तीसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए कि वह कौन सी महिला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। तो वे हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। आइए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं, कुछ फैक्ट है। देखिए, कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की वह महिला वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कुल 29 मेडल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेल में कौन सा पदक जीती हैं, कांस्य पदक, है ना, कांस्य पदक जीता है, और जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म हुआ। कर्णम मल्लेश्वरी को 1994 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार, 1994 में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, और 1999 में क्या मिला था इनको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 1999 में ही इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था, ठीक है, पद्मश्री से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में 29 मेडल जीता है। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया, और 1999 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार, और 1999 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है ना। ये जो आपको घटपर्णी पौधा दिख रहा है ना, घड़े के आकार का होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन, पत्ती का ढक्कन लगा होता है ना। इसके अंदर से एक खास तरह की खुशबू निकलती है जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मेढक है ना, चूहे को अपने तरफ आकर्षित करता है और उन्हें अपना शिकार बनाता, अपना भोजन बनाता है ना। तो कह रहा है कि वह घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है भारत के मेघालय में। कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह भारत के मेघालय में तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है ना, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। आइए इसके कुछ इस पौधे के बारे में जानते हैं। कह रहे कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो मेढक, कीड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न वाले कूट यहाँ से हमेशा हर साल निफेंथिस पौधे से बन जाता है ना। तो इसके फैक्ट को याद रखिए। कह रहा है कि मेढक, कीड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। इनमें निफेंथिस मुख्य है। कौन सा पौधा, निफेंथिस मुख्य है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, याद रखिएगा। इसके ऊपर पत्ती का क्या लगा होता है, ढक्कन लगा होता है ना। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में। भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। कह रहा है लक्षण दिया हुआ है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, है ना। आपको यहाँ फिगर पहले से ही लगा दिया गया, देख के पता चल गया होगा। ऑप्शन इसका क्या सही होगा, मोर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि मच्छरों से, है ना, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह बताइए। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह कौन कौन सा है। पहला दिया है डेंगू, मलेरिया और कोविड-19, और बी ऑप्शन है कि चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स, और सी ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और डी ऑप्शन है कोविड-19, चिकनगुनिया और डेंगू। ठीक है, चलिए सभी में कोविड-19 मच्छर के काटने से तो होता नहीं है, HIV मच्छर के काटने से तो होता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर के काटने से कौन से 3 रोग लक्षण होते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, चिकनगुनिया, और क्या होता है, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं ना। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के लोगों को जागरूक करने के लिए, एक उद्देश्य से जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ल्ड मॉस्किटो डे या फिर विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को, है ना। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। और इसके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है ना। 3 ऐसे खाद्य पदार्थों का समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आपके पास ऑप्शन है आंवला, सेब और कद्दू, बी ऑप्शन है सेब, गुड़ और खीरा, और सी ऑप्शन है आंवला, पालक और कद्दू, और डी ऑप्शन है आंवला, पालक और गुड़, है ना। बताइए कि कौन से जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, डी वाला सही हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़, इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि आयरन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शारीरिक संरचना में अहम भूमिका निभाता है।
आहार में आयरन की कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना और एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। खाद्य पदार्थों में पालक है ना, ब्रोकील, आंवला, गुड़, शहतूत इत्यादि में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। किन किन में? पालक में, ब्रोकली में, आंवला, गुड़ और शहतूत, इन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, जिनको आयरन की कमी होगी वे इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो उन्हें आयरन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों को सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा पाव, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है ना? ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे नीचे दिए गए किनका सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा पाव, डोसा, सांभर, नारियल है? ऑप्शंस आपके पास है तेलंगाना और गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है गोवा और केरला, है ना? उत्तर दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका उत्तर सही होने वाला है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होगा। आपने सुना ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए देखिए, क्या है कि हमारे देश में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांत को बहुत लंबा न हो देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। दो जानवरों के नाम बताइए, है ना? कह रहा है कि उनके दांत आजीवन बढ़ते रहते हैं और उन्हें बढ़ने लंबा न होने के लिए वे हमेशा अपने दांतों से कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। वे कौन है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है छिपकली और गिलहरी, बी ऑप्शन से छिपकली और कछुआ, सी ऑप्शन से चूहा और गिलहरी और डी ऑप्शन से सांप और गिलहरी, है ना? तो इसमें आपका कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर, आप हमेशा चूहे और गिलहरी को देखते हैं ना कि हमेशा ये कुछ न कुछ कुतरते ही रहते हैं, है ना? गिलहरी को भी देखेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है, चूहा भी कुतरता रहता है। तो इनका जो दांत है वह जीवन प्रयत्न बढ़ता रहता है, वह कुतरते रहते हैं, इसलिए उनका दांत क्या होता है? छोटा होता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? चूहा और गिलहरी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि चूहा और गिलहरी के आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य के किस भाग में है ना? कन्नौज एक जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपके पास है हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कन्नौज जिला जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है? बताइए वो कहाँ है? तो इसका हो जाएगा कन्नौज क्या है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए कह रहे कि कन्नौज एक जिला जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला उत्तर प्रदेश के एक भाग में है, उत्तर प्रदेश राज्य का भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन से अफगानिस्तान, इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है वर्लिंग और राजस्थान और ऑप्शन डी है आबू धाबी, अफगानिस्तान। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं ना? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, आबू धाबी और अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं। चलिए कह रहा है कि रेत के टीले आबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि इंग्लैंड, बर्लिन यूरोप महाद्वीप के देश हैं जो कि ठंडे प्रदेश हैं, और बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है जहां वन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है ना? चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से ब्रास के बारे में बताइए, है ना। ब्रास के बारे में, निम्नलिखित में से ब्रास के बारे में बताइए। आपके पास ऑप्शन है, यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी है, यह एक यौगिक है। और ऑप्शन सी है, यह कापर और टीन का मिश्र धातु है ना। और ऑप्शन डी है, यह कापर और जस्ता का समभागी मिश्रण है। देखिए और उत्तर दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो ब्रांस होता है वह कापर और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इट्स अलाउ ऑफ कापर एंड टीन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कह रहा है कि ब्रांस, जिसे हम कांसा के नाम से जानते हैं, कापर और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तांबे को टीन से मिलाने पर बना कांसा तांबे से अधिक कठोर होता है। मिश्र धातु वह धातु है जिससे धातु के सब गुण होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक धातुओं को धातु और अधातु होते हैं, है ना। दो या दो से अधिक धातु या अधातुएं होती हैं। चलिए, तो किससे मिलके बना होता है, तांबा और टीन से मिलके बना होता है। ठीक है, तांबा और टीन से। आइए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो खाद्य वस्तु के संरक्षण के लिए सही ढंग का प्रयोग नहीं करता है ना। सही ढंग का प्रयोग नहीं करता है। देखते हैं, कह रहा है कि सेव को मुरब्बा बना के संरक्षण किया जा सकता है, दूध को पनीर बना के संरक्षण किया जा सकता है, कच्चा आम को अचार बना के किया जा सकता है, और दाल पापड़ बना के किया जा सकता है। आपको क्या लगता है चीज़ों का संरक्षण कैसे किया जाता है ना। तो क्या आप सेव का मुरब्बा बना के ज़्यादा दिन तक उसका संरक्षण कर सकते हैं? क्या आप दूध से पनीर बना के ज़्यादा दिन तक उसका संरक्षण कर सकते हैं? नहीं, एक ही दो दिन में ख़राब हो जाएगा। जबकि सेव का मुरब्बा 2-4 महीने तक चल सकता है, आम भी ऐसे 2-4-6 महीने चल सकता है। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं, है ना। किस भाग में? आपके पास ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, और कह रहा है लेह और लद्दाख, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, लेह और लद्दाख, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। चलिए, तो जो एक आपको मैंने बताया था कि एक चांगथंग जनजाति होती है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती है अपने जानवरों के साथ, है ना। और वे एक खास तरह की नस्ल की बकरियां पालते हैं जिनके बाल बहुत एकदम, जैसे ऊंचाई पे रहने के कारण कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाते हैं। तो उस ठंडी से बचने के लिए उनके शरीर पे एक खास तरह का बाल उगाता है ना। जो कि मनुष्य के बाल से उनके 6 बाल मिला के आपके 1 बाल बनेंगे। सोचिए इतने पतले होते हैं, है ना। तो जब उनके टेंट को, वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और जहाँ पे उनके बकरियों का रखने का स्थान होता है, जानवरों का रहने का स्थान, उसे लेखा कहते हैं। तो यह स्थान कहाँ है? लेह और लद्दाख में है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, लेह और लद्दाख। चलिए, कह रहा है कि लेह और लद्दाख में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े टिकोने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। यहाँ के बाल से बुनाई करके चांगफा लोग के द्वारा पट्टियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें आपस में सीख कर जोड़ लेते हैं और रेबो नामक टेंट का निर्माण करते हैं। अपने जानवरों की चमड़ी से टेंट का निर्माण करते हैं, है ना, जिसे वे क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और जहाँ जानवर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य, है ना, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है? छऊ नृत्य कहाँ का है ना। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। छऊ नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन बताइए, है ना। छऊ नृत्य यह है छत्तीसगढ़ का। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगती है?
तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगती है? आपके पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। कहाँ पे उगता है ना? तो ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि मसालों का बगीचा कौन सा है? केरल है, यहाँ पे उगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे कि केरल भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। केरल के बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगाते हैं। इलायची का व्यावसायिक भाग पौधे का फल होता है। इलायची जो होती है वह पौधे का फल होता है, इस बात को भी आप याद रखिए। वो फूल नहीं बल्कि क्या होता है? फल होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, है ना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ... ठीक है। ऑप्शन है विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी है विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। और कह रहा है कि अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो देखिए, विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, है ना। बालक को विशेष रूप से किसी एक पर ध्यान नहीं देना है ना। उसके प्रयोग पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कह रहा है विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पे, ऐसे ही परीक्षा शब्द निगेटिव थिंकिंग की तरफ जोर देता है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। पढ़ाना तो हमें बालक को है, अभिभावक के विचार से हमें क्या मतलब है ना। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है ना। कह रहा है कि तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होना चाहिए। अगला ऑप्शन से रूखी और बच्चों के द्वारा समझने से कठिन होनी चाहिए। और डी ऑप्शन से परिभाषाओं पर बल और औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है तकनीकी से युक्त। तकनीकी शब्द तो ऐसे ही निगेटिव है, तो ये ऑप्शन देखते ही आप गलत मार देंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि रूखी और कठोर, है ना, कठिन होनी चाहिए, जबकि मृदुल भाषा का और लचीली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। बी और डी कह रहा है कि परिभाषाओं पर बल देना और औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषा शब्द आपको परीक्षा शब्द, परिभाषा शब्द और तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द आपको अगर परीक्षा हॉल में ऐसे दिख जाएं ऑप्शंस में, तो आप उन्हें ऐसे ही गलत कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। और ऑप्शंस बी यहाँ पे सही होगा। कह रहा है कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। मतलब कि बच्चे की दिनचर्या से जोड़ के, उसकी मातृभाषा से जोड़ के, उसके आसपास की भाषा से जोड़ के चीज़ों को बताना चाहिए, तब जाके बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक का पठन। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा व्याख्या। और ऑप्शन सी है कक्षा निर्देशन। और ऑप्शन डी है किस्से और कहानियाँ। पाठ्य पुस्तक का पठन से आपका कोई तात्पर्य नहीं है, शिक्षक के व्याख्या से भी, व्याख्यान से, कोई निर्देश से भी नहीं, है ना। आप किस्से कहानियों के द्वारा बच्चों को आपस में जोड़ सकते हैं अध्ययन के लिए, है ना। मनोरंजक कहानियों के द्वारा, क्योंकि आपको पता ना है कि मनोरंजन कहानियाँ बालक को आनंदित करती हैं और विषय वस्तु से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है ना। कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो आपके पास यहाँ हो जाएगा नोन एंड अननोन, है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने का सिद्धांत चलता है, ठीक है। चलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने का चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। आप देखिए, जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो ये निगेटिव वर्डों को आप ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट में लोग पूरे प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और उत्तर गलत कर जाते हैं, है ना। कह रहा है कि सच नहीं है, इस बातों पे आप जरूर ध्यान देखिएगा। देखिए, परीक्षा में बैठते समय आप प्रश्न को पहले तो पूरा पढ़ने का प्रयत्न करिए, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी में प्रश्न आधे पढ़ते हैं तो आपके उत्तर गलत होने के अधिक चांस होते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, और ऑप्शन बी है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, और कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है ना, बाल केंद्रित, ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि पर्यावरण बाल केंद्रित है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवार को खोजने का अवसर देता है ना। खोजना, अवसर देना, चर्चा, परिचर्चा, ये सब चीज़ें हमेशा सही होती हैं। ऑप्शन बी भी सही हो गया। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है ना। जबकि ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अध्ययन वर्णन परिभाषा शब्द तो ऐसे ही गलत होता है, आप यहाँ काट देंगे। आपका ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा है, तो मतलब जो गलत है वही उत्तर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए पूछ दिया, तो मतलब 3 सही होगा और 1 गलत होगा। चलिए, कह रहा है कि यह प्रकृति और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों की वैविधतापूर्ण पृष्ठभूमि को जरूरतों को पूरा करता है। ऑप्शन सी कह रहा है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर केंद्रित करता है। हमने आपको बताया कि परीक्षा शब्द निगेटिव वर्ड है, यह आपको अगर ऑप्शंस में कहीं दिख जाए तो आप इसे गलत मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो परीक्षा दिख गया तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। परीक्षा शब्द और मतलब ये सब चीज़ें, परीक्षा करवाना, परिभाषा, है ना, यांत्रिक शब्द, केवल, मात्र ही, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नकारात्मकता की तरफ प्रेरित करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो नकारात्मकता की तरफ प्रेरित करें वे ऑप्शंस गलत होते हैं। तो आपके ऑप्शंस ए, बी और सी गलत हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है ना, कार्य नहीं है। आप ध्यान रखिए कि ये नहीं वाले प्रश्न इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपसे ऐसा नहीं वाला प्रश्न पूछता है और आप हड़बड़ी में प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते और उत्तर गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, कह रहा है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, परिभाषा ऐसे ही गलत होता है। कह रहा है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाओं को पूरा करना और अपने अवलोकन करना, प्रयोग करना, है ना, क्रियाकलाप करना खुद से, ये सब चीज़ें सही होती हैं। आगे कह रहा है कि प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, है ना, प्रयोग करना सही होता है। और कह रहा है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद, भाषण, ये सब चीज़ें हमेशा सही होती हैं। प्रयोग करना सही होता है, अवलोकन करना सही होता है। यहाँ पे फिर से परिभाषा की बात कर दिया है, परीक्षा की बात, परिभाषा की बात गलत होती है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में किसके सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। कह रहा है कि किसके सिवाय, मतलब यहाँ भी नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है ना। कह रहा है कि किसके सिवाय, है ना, कौन सा एक गलत है और सभी वांछनीय है ना। देखिए, ये ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे,
व्यक्तित्व का पोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तुओं को संदर्भित बहुलता को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन डी है आलोचनात्मक चिंतन पर समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पे, क्योंकि बच्चे वास्तविक अवलोकन करते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, जबकि नहीं, वे खुद से अवलोकन करके चीज़ों को सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चौबीस नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चिड़ियाघर के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कह रहा है कि नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सरसता को बदलना। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षण की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना। देखिए, शिक्षण की गुणवत्ता के बारे में हम अभिभावक को संतुष्ट करेंगे या बालक को संतुष्ट करेंगे, है ना। आप यहाँ पे उत्तर दीजिए। और कह रहा है कि नित्य शिक्षण का एक संस्था में बदलना, है ना, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी हो जाएगा सक्रिय अधिगम, है ना। आप जब उसे भ्रमण के लिए ले जाएंगे तो वह अपने आप को सक्रिय अधिगम खुद से करेगा, अपना अनुभव उपलब्ध खुद से करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे उचित है, सी वाला सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना। ऑप्शन बी कह रहा है कि टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी कह रहा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना। और ऑप्शन डी है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन ही कुशलता का विकास करता है ना। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको अवसर देने की बात करें, है ना, अवलोकन करने की बात करें, ये सब चीज़ें हमेशा क्या होती हैं? सही होती हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, है ना। क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, विषय की मूल संकल्पनाओं का गहन समझ और विकसित करना चाहिए, आगे अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना चाहिए। सी ऑप्शन से कक्षा की पढ़ाई के शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित सहायक। और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से हस्तबद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है ना। एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक के विद्यालय स्तर को जो पाठ्यक्रम है उसके बाहरी दुनिया से जोड़ के भी बताना चाहिए। तो यही कह रहा है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करके सहायता करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के आधार पर ईवीएस विषय के किस पहलू को ध्यान में रखकर पेश किया गया था, है ना। पहला ऑप्शन है कि डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रेजेंटेशन, है ना, कह रहा है ना कि लोकतांत्रिक और सामाजिक परीक्षण। बी कह रहा है कि पर्यावरण के परीक्षण और संरक्षण पर जोर दिया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जैविक संरक्षण पर जोर दिया गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण पे, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होने वाला है, पर्यावरण के परीक्षण और संरक्षण पर जोर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है।
आपके पास ऑप्शन है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन बी है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन सी कह रहा है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि लड़के और लड़कियों को अलग करना, लड़के और लड़कियों को अलग करना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना, है ना, जबकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षण का कार्य करवाया जाए। ऑप्शन बी कह रहा है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सीखने को सक्षम देना। ये ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क का लोड। क्या आप बच्चों को कार्य का लोड देंगे? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन कह रहा है कि लड़के और लड़कियों को अलग करके नहीं पढ़ाना, समावेशी शिक्षा यहाँ पे लागू होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए शिक्षण के प्रश्नों को आप हल करते हुए इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि सारे ऑप्शंस को पढ़ें, है ना। सही इसमें आपसे यह पूछा जाए कि सबसे सटीक उत्तर कौन सा है ना, जबकि सटीक शब्द गलत होता है। चलिए, तो आप इत्मीनान से प्रश्नों को ध्यान से पहले पूरा पढ़ेंगे तभी उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है ना। ऑप्शन से अनुपूरक, एकल विषय, एकीकृत, पाठ्य पुस्तक आधारित। तो क्या है? यह है एकीकृत है। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न आपका देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण है। आपके पास ऑप्शन है बच्चे के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बी है बच्चों को रटकर सिखाने के लिए, सी है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए और डी है ईवीएस पाठ्यपुस्तक को सिखाने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि रट्टा प्रणाली से विमुक्त करना है। ठीक है, रट्टा प्रणाली पे जोर नहीं देना है और अवधारणाओं का वर्णन करने पर नहीं, और ईवीएस के पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है, जबकि सब कुछ संसाधन के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन सटीक उत्तर सही हो जाएगा बी वाला, है ना, बच्चों के लिए रचनात्मक पहल करने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। चलिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। डेली प्रैक्टिस के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी वीडियो लगती है तो अपने दोस्तों को भी सजेशन दें, है ना। धन्यवाद।